शर्त है कि पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी से पढ़ी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। क्योंकि मोटिवेशन वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाना ये बहुत अच्छी बात है, मोटिवेटेड रहना सबसे कठिन बात है। इस बात को मानिए, बहुत लंबे लंबे भाषण ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो, बहुत सारे मोटिवेशन चैनल आपने देखा होगा, नो डाउट। मोटिवेटेड होना बहुत मुश्किल है, मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है। अपने ट्रैक को पकड़ के रखें, क्योंकि आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग आपको नहीं चाहते कि आप पढ़ो। अब क्यों वो लोग आपके ट्रैक से भटकाना चाहते हैं? मैं नहीं पढ़ा, तुम नहीं, जाहिर हो तुम ही जानते, मैं पढ़ो तुम जान पढ़ो। मुझे लोग बेतरीके से पुकारता, तुम्हें क्यों अच्छे से पुकारा जाए भाई? तुम क्यों पढ़ोगे? मैं नहीं पढ़ने दूंगा। तो मोटिवेशन लेना अच्छी बात है, मोटिवेटेड रहना बहुत कठिन बात है। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा वीडियो जो भी देखता है उसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहो, एक टारगेट सेट करो, बस बहुत हुआ भाषण, बहुत हुआ नॉलेज, टाइम नहीं है भाई, आप टाइम नहीं है। नौटंकी करने से कुछ नहीं होने जा रहा, आपको तो करना है। गियर चेंज करो, आप टाइम आ गया है, गियर बदलने का टाइम आ गया, बस समय आ गया है, गियर चेंज करो। आपको कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो गया सम्मान, इज्जत का। 3-4 महीने के बाद लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ, क्या बताओगे आप? है हिम्मत आपके पास पेश करने का? बहुत डायलॉग सुना, बहुत सारी वीडियो देखा, है हिम्मत? हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऑल वेलकम इन साइंस एरा। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक ठाक, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 का MCQ लेकर हाजिर हूँ मैं, और इस MCQ में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के मैं इसमें सेट रखूँगा। एंड आफ्टर दैट आई विल कम अगेन विद द assertion reason, the most important assertion reason that it will chance to come in 2023। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन रखूँगा मैं। शर्त है आप लोग अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आप फोकस नहीं करेंगे, आप इधर उधर ध्यान रखेंगे, आप तो फिर आपका सारा काम, सारा मेहनत, सारा कंसंट्रेशन से पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। मुझे पता है कि जिस टाइम से आप गुजर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। फोकस करना कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोग, सारे बच्चों लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी एक टीचर को आप पकड़ लीजिए, उसी का वीडियो आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप बार बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करो, किसी का भी, क्योंकि आपका सहयोग किसी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसको स्किप मत कीजिए, बहुत अच्छा सा टाइम टेबल उसका, बहुत अच्छा से उसका एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, मुझे जो अपने ऊपर पूरा भरोसा है, अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा है, कि अगर मेरे सारे कमेंट्स से सारे एक्सप्लेनेशंस को, सारे टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से अगर आप रिवीजन करते हो, आप बहुत अच्छे से अगर आप देखते हो आप, तो मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ मैं कि आपका एग्जामिनेशंस बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप मेरे चैनल में आए, मेरे इस YouTube चैनल साइंस एरा में आप आएँ और मेरे वीडियो को आप देख रहे हो। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैं आपके सामने चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का इम्पॉर्टेंट MCQ, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैं आपको इस 5 पार्ट्स में पढ़ाया हूँ, मैं उसी पार्ट्स के अंदर से क्वेश्चंस रहेंगे। वो क्वेश्चंस रिफ्लेक्स एक्शन से होगा, हार्मोनल होगा, नर्वस होगा, ह्यूमन ब्रेन के होंगे, और हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन इन प्लांट्स से होंगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल्स नर्वस सिस्टम। तो एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम, उसके बारे में तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि आप जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, सडन एक्टिविटी होते हैं, इमरजेंसी केस होता है। यहाँ पे कफिंग कभी भी कफिंग हो सकता है। नी जर्क, अगर आप नी जर्क समझते हैं ना, ठेहुना का अचानक से खींच लें, जब कोई पैर आपके कील में चुभते हैं, मीन्स कील में पैर अगर चुभते हैं तो अचानक से हम लोग झटका। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन से। वीपिंग, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। समझ में तो आ गया बात। अब मैं धीरे धीरे बूस्टअप करता हूँ, मैं देखते हैं कि कितने बच्चे को मेरा बात, क्योंकि देखो एक होता है बहुत अच्छा से बहुत धीरे धीरे समझना, और एक होता है कि पढ़ा हुआ चीज़। क्योंकि मेरा सारा वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मेरा वीडियो को मीन्स जो अभी MCQ कर रहे हैं आप, ये आपको स्लो करने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हाईली स्पेशलाइज्ड। आपको बता रखा हूँ मैं कि हम लोग का फोर ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी पार्ट में जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होते हैं, थिंकिंग का, इमोशन का, है ना, मेंटल कैपेबिलिटी जो है, मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये इसी जगह पे। इसलिए देखते जब हम लोग कुछ भी चीज़ को याद करते थे, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा दर्द करता, पेन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते। विच ऑफ द प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। माय डियर स्टूडेंट, देखो बोन्स ब्रेन का पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम ये ब्रेन को नहीं बल्कि स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। मेडुला इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। CSF ये फ्लूइड है जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म CSF, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा हूँ मैं। चलिए तो आपको क्वेश्चन CSF होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ रहेगा तो बहुत आसानी से समझ आएगा। एनी चेंज इन्वायरमेंट, ये डेफिनेशन है भाई साहब, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन, रिस्पॉन्ड करता है, किसके थ्रू करेगा भाई, ये स्टिमुलस के थ्रू करेगा। बस कुछ समझना नहीं इसमें, बस स्टिमुलस, क्योंकि हमको पता है कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस का ही आंसर है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। विच ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, इमोशन, ये सब हाइपोथैलेमस का ही काम है ना, हाइपोथैलेमस का ही ये सब काम है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ समझना नहीं है, मैं हाइपोथैलेमस का फंक्शन में आपको बता रखा हूँ मैं। अगला पॉइंट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने आपको फिगर दिखाया था ब्रेन का पार्ट, जो आपको पार्ट नंबर 2 या 3 में जो ब्रेन का जो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि ब्रेन जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, है ना। बोला गया विच सेरेब आर द सेंटर ऑफ, यहाँ पे सेंटर ऑफ क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसका सेंटर है, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इसका सेंटर है। रिफ्लेक्स एक्शन, देखो रिफ्लेक्स एक्शन तो नहीं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, पोस्चर और ये तो आपका सेरिबेलम है, ठीक है, ये पढ़ाया हुआ चीज़ है, आपको कुछ समझना नहीं, सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम, आर को यहाँ पर काटो, BELLUM, सेरिबेलम है ना। थिंकिंग एंड मेमोरी, ठीक है, क्योंकि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सेरेब्रम जो अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े थे वो थिंकिंग का पार्ट है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ हाइंड ब्रेन कंट्रोल, मेडुला ऑब्लोंगाटा हाइंड ब्रेन कंट्रोल क्या करता है भाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, ये इनवॉलंटरी काम करता है। पोस्चर वॉलंटरी है, विजन वॉलंटरी है, थिंकिंग वॉलंटरी है, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है ये इनवॉलंटरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, एकदम फटाफट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू, अभी जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारा क्वेश्चंस एनिमल नर्वस सिस्टम, ब्रेन होगा, स्पाइनल कोड होगा, न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सिर्फ उसी का क्वेश्चन होगा, इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं होगा माय डियर, ठीक है ना। चले आगे, बोला गया ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बता रखा कि इनवॉलंटरी पार्ट का 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, है ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कुछ पार्ट सिंपैथेटिक का, चार्ट बना रखा हूं मैं, कुछ पार्ट सिंपैथेटिक का जो किसी चीज़ को क्या करता है, स्टार्ट करता है, तो कुछ पार्ट को वो स्टॉप करता है, ठीक है। तो 9 नंबर में हम आप लोगों को बताएंगे ऑल ऑफ दिस। रेट ऑफ हार्ट ब्रीथ को इंक्रीज करता है, सैलिवा सिक्रेशन को डिक्रीज करना, ये चार्ट बना हुआ, ये क्वेश्चंस ऐसे देखा जाए एनसीईआरटी बेस पे तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का डिस्कशन नहीं है, तो आप इसको कर भी सकते हैं। इसका मैं आंसर दे दे रहा हूँ, इसका बी आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पढ़ाया हुआ मेरा है इसलिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेल द डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एन एक्सोन। तो यहाँ पे डेंड्राइट और एक्सोन का यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा और कर देता हूँ यहाँ पे, अब आपको दिख जाएगा।
डेंड्राइट और एक्सोन में क्या सवाल है, सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है भाई, इनकरेक्ट कौन सा डिफरेंस जो है इनकरेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10th जो है, ये इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, ठीक है, देख लेते हैं। बोला गया कैरी नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। डेंड्राइट क्या करता है, नर्व मींस डेंड्राइट से यहाँ से नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी तक लेके जाता है। कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द, अब देखो यहाँ पे जो आप अगर ये करेंगे तो ये उसका मींस डेफिनेशन भी हो रहा है। निसल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, डेंड्राइट में निसल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और कॉन्टेंट निसल ग्रेन्यूल्स, एक्सोन में निसल ग्रेन्यूल्स। एक बात समझ लीजिए, निसल ग्रेन्यूल्स क्या है, ग्रेन्यूल्स मीन्स RER, ठीक है ना। बोला गया कि एक्सोन में निसल ग्रेन्यूल्स पहला बात तो होता नहीं है, और डेंड्राइट में बोला गया कि होता है। जो डेंड्राइट में निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि RER प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन क्या होते हैं, वो होते हैं आपके न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है ना। तो बोला कि निसल ग्रेन्यूल्स इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें होते हैं और इसमें नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, हम लोग आ जाते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, इसके अंदर जो है ये पॉइंट होगा आपका 12 पेयर ऑफ नर्व एराइज फ्रॉम द ब्रेन और 31st पेयर ऑफ नर्व एराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये बात को आप याद रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ए पर्सन इज अनेबल टू स्वेलो फूड आफ्टर हेड इंजरी, मतलब कि एक आदमी को चोट लग जाता है सर पे और उसे खाना नहीं खाना भी बनता, मतलब कोई भी चीज़ को वो स्वेलो नहीं कर पाते, घोंट नहीं पाते, वो निगल नहीं पाते। तो आखिर ब्रेन में कौन सा पार्ट में चोट लगा हुआ, हैंड ब्रेन में, क्योंकि हैंड ब्रेन स्वेलो, सैलिवेशन, है ना, वॉमिटिंग, कफिंग, ये सब को कंट्रोल करता है मेरा हैंड ब्रेन, ठीक है, याद रखिएगा, हैंड ब्रेन ही कंट्रोल करता है। और हैंड ब्रेन में कौन सा पार्ट है, तो वो पार्ट जो है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है, जो पार्ट जो है जो ये काम को पूरा का पूरा काम को क्या करता है, जो है सॉलिवेशन वगैरह ये सब मीन्स इनवॉलंटरी काम करता है। अगर इसका और इसका अच्छा से अंदर लिया जाए तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मेडुला, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चंस का आप लोग भैया लोग एमएससी बच्चे लोग जो है, जितने भी लोग हैं, बाबू लोग, सब लोग इसका मतलब लेते रहना स्क्रीनशॉट, ताकि आपको इनवॉलंटरी एक्शंस, है ना, लाइक ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन आ गया, है ना, एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाई, कौन सा काम करेगा, आपको जस्ट मैंने बताया था कौन सा काम करेगा भाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अभी जस्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, कुछ समझना नहीं इसमें। द गैप बिटवीन द टू जंक्शंस, ये सब भी आपको पता होगा, क्या भाई, सिनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच का गैप को सिनेप्स बोलते हैं। द 4 लोब्स ऑफ मिड ब्रेन, देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाया हूँ मैं आपको, है ना, फिर भी मैं आपको बता दूँ। 4 लोब्स ऑफ मिड ब्रेन में 2 पार्ट होता है, एक का नाम आपका हो गया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना, और एक और पार्ट होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे 15 नंबर में जो है आपका बी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं है, इसलिए इसको आप कट करके चलिए, कोई ज़रूरी नहीं पढ़ने का। और ये हार्ड थोड़ा सा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा बाहर से है, इसलिए इसको अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। बोला गया एन इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट डिस्ट्रप्टेड रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अभी जस्ट हम लोग बॉडी टेम्परेचर के बारे में पढ़े थे। वाटर बैलेंस एंड हंगर, ये सब को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। 16 नंबर का डी हाइपोथैलेमस करेगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जस्ट क्वेश्चन अभी आया ऊपर में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसीडर एज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। भैया अभी कितना बार क्वेश्चन आएगा, देखोगे आप, देखो 10 क्वेश्चन से जैसे आगे बढ़े तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैच कर रहा है ना। तो सेरिबेरम ही पार्ट होगा उसका। उसके बाद हम लोग जस्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है भाई, बोला गया कि ए पर्सन मीट ए सीवियर एक्सीडेंट, बहुत जोर से चोट लगता है उसका, कहाँ पे, ऑक्यूपिटल लोब। मैं आपको डायग्राम में बताया, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, और लिखे भी होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे आप लोगों का। पीछे का पार्ट यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे देखो फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, ऑक्यूपिटल, पीछे अगर चोट लगेगा ना, उस व्यक्ति का विजन खराब हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। मैं वहाँ पे नोट्स दिखा रखा हूँ, मैं वीडियो रखा हूँ, मैं उसका विजन दिखाया, वहाँ पे डायग्राम दिखाया मैं, तो आपको समझ में आएगा, विजन खराब हो जाएगा, उस व्यक्ति का दिखाई नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ पे चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये है आपका कौन सा पार्ट है भाई, एक्सोन का पार्ट है, ये एक्सोन है, यहाँ पे मैं एक्सोन लिख दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है ना। ये पार्ट जो है मसल्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मसल्स, और ये पार्ट हो गया नर्व एंडिंग। यहाँ पे वेसिकल्स है,
ठीक है। यहाँ पे आपका वेसिकल्स हो गया, ये हो गया गैप मतलब सिनेप्स बोल सकते हैं। यहाँ पे हो गया प्री सिनेप्टिक नोड। ऐसे देखा जाए तो एक्सोन के बाद आता नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के जो आखिरी ब्रांचेज, जो आखिरी ब्रांचेज होते हैं, लास्ट पार्ट, उसको बोलते हैं नोब बोला जाता है, सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्री सिनेप्टिक नोब है, ठीक है ना, समझ गया बात ना, यहाँ पे प्री सिनेप्टिक नोब है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका P जो है वेसिकल्स बोल सकते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स है हो गया आपका। Q है जो आपका यहाँ पे लिख सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, या आप इसको सिनेप्स बोल सकते हैं। और जो S है माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया पोस्ट, मतलब ये मसल्स का हो गया या दूसरे न्यूरॉन का पार्ट को पोस्ट, जो मैंने ऊपर लिखा हूं पोस्ट, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब मैं इसको समझाते चलता हूँ। मैं यहाँ पे 19-20 क्वेश्चन इसी से बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट कि आपको करेक्ट इसमें से ऑप्शन आपको चुनिए। करेक्ट बोला गया एक्स जो है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, तो आप चलो देख लो एक्स का क्या है भाई। यहाँ पे आप देख लो एक्स का क्या है। एक्स जो है एक्सोन है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सोन, एक्स एक्सोन यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। देख लो एक्स यहाँ पे एक्सोन है, यहाँ पे कहीं पे एक्स डेंड्राइट है, ये गलत हो गया। यहाँ पे एक्स नर्व है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे वाई मसल्स हैं और जो है एक्स मेरे एक्सोन है। अब वाई मेरा मसल्स फाइबर है। देखो यहाँ पे देखो एक्स, और यहाँ पे पी, अभी जस्ट मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि पी जो है वो प्री सिनेप्टिक नोब या वेसिकल्स है, यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है। और क्यू सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं 90 नंबर क्वेश्चंस का मैं ऊपर फिर से लेके चलता हूँ, मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ पे आपको पी को जो है सिनेप्टिक वेसिकल्स बोला था यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इस वाई नंबर में पी सिनेप्टिक वेसिकल्स नहीं सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ना। जबकि पी सॉरी क्यू सही है यहाँ पे। और आर जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, आर पोस्ट नहीं बल्कि प्री है, इसलिए मेरा ये नंबर डी नंबर भी गलत हो जाएगा। और आपका जो ऑप्शन होगा माय डियर स्टूडेंट 19 नंबर का, वो कौन होंगे, बी 19 का, यहाँ पे बी ही ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, थोड़ा जो पैसेज वाइज है, लंबा क्वेश्चन जाएगा, इसको हम लोग बाद में करेंगे, है ना। बाद में इसका एक और स्पेशल वीडियो बनाए जहाँ पे लॉन्ग टाइप के मैं केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चंस मैं रखूँगा, वहाँ पे आपको बताऊँगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जो फ्लूइड फील्ड कैविटी के बारे में बात हो रहा है। फ्लूइड फील्ड कैविटी कहाँ पे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब कि ब्रेन का जो दो पार्ट है उसमें एक स्पेस पाए जाते हैं, है ना, स्पेस पाए जाते हैं जिसको हम लोग फ्लूइड फील्ड कैविटी, उसका नाम जो है रखा गया है लेटरल वेंट्रिकल्स। याद रखिएगा 21 नंबर का सी, लेटरल वेंट्रिकल्स याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं पढ़ाया मैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। अब ये डायग्राम तो आप पहचानते ही होंगे आप। ये डायग्राम भाई साहब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रिसेप्टर्स हो गए, यहाँ पे हो गए सेंसरी न्यूरॉन, ये हो गया मोटर न्यूरॉन, ये हो गया मसल्स, ये हो गया इंटर न्यूरॉन, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे आपका ब्रेन तक मैसेज जा रहा है। ये डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इससे क्वेश्चंस बनेंगे कुछ 22, 23, 24 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन। अब आप मैच कर लेंगे आप 22 नंबर का। तो बोला गया कि यहाँ पे पी क्या है, तो पी मेरा सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। देखते हैं पी मेरा सेंसरी न्यूरॉन कौन है भाई, तो मेरा पी एक ये गया और एक ये गया। अब सेंसरी न्यूरॉन 2 है, ठीक है, ये दोनों मैच कर लिए। अब आ जाते हैं फिर से। उसके बाद क्यू मेरा क्या है भाई, रिले न्यूरॉन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिले न्यूरॉन कौन है, रिले न्यूरॉन इसमें दिखा रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हाँ, बोला गया करेक्ट सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से स्टार्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्स आर्क को देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से, एस से शुरू होगा, ठीक है, एस से शुरू होगा। एस के बाद पी आएगा, पी के बाद क्या आएगा भाई, पी, एस के बाद पी, पी के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद टी, है ना। एस के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद टी, और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है।
सबको क्लियर हो रहा है, समझ रहे बात को? कमेंट्स करिएगा आप लोग, है ना। समझ में आता है तो बताइएगा, आप लोगों को नहीं समझ में आता, कहीं पे क्वेश्चन है, कहीं पे कन्फ्यूजन है, तो मुझे जरूर से जरूर मैसेज कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना रिफ्लेक्स एक्शन के बेस पे 24 नंबर क्वेश्चन का जो है, रिफ्लेक्स एक्शन इज लेस एफिशिएंट एंड स्लो। ये रिफ्लेक्स एक्शन जो लेस एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा स्लो है, बिकॉज इट्स फंक्शंस विदाउट इन्वॉल्व थिंकिंग। बोला गया कि यहाँ पे उसी 24 नंबर के क्वेश्चन, रिफ्लेक्स आर्क इज लेस एफिशिएंट, ये कम एफिशिएंट और स्लो होंगे, है ना। 24 नंबर की बात करें, यहाँ पे बोला गया है इसमें से इनकरेक्ट कौन है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, गलत बोल दिया मैंने, इनकरेक्ट, करेक्ट बोलना मीन्स इनकरेक्ट बोलना था, करेक्ट बोल दिया मैंने। यहाँ पे जो है पहला बात, रिफ्लेक्स आर्क में जो भी फंक्शंस होते हैं वो स्लो नहीं होंगे, ठीक है, और ना लेस एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट एंड फास्ट होंगे, इसलिए इसमें पहला ही नंबर इसका गलत है, इसलिए यही उसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इन रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोन मीन्स न्यूरोन, लॉजिकल मीन्स न्यूरॉन के बेस पे, न्यूरॉन की बात करते हैं हम लोग। द बॉडी अटैक एंड डैमेज द माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन, माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन। आप तो माइलिन शीथ मैंने आपको डायग्राम में बता रखा हूँ, माइलिन शीथ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। न्यूरॉन में जो एक्सोन सेक्शंस होता है उसके ऊपर में इस तरह का फिगर होता है ना, इस तरह का फिगर एक्सोन के जस्ट ऊपर, इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। इसी के ऊपर में सेल्स होते हैं, इसको स्वान सेल भी कहा जाता है। बोला गया कि विच आर फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, मतलब बॉडी अटैक होता है तो माइलिन शीथ डैमेज हो जाता है, तो बताइए कि क्या हुआ होगा। नो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट सिनेप्स, a reduction in the efficiency of nervous transmission, a faster transmission। पहला भैया आप बता दें कि जो माइलिन शीथ का फंक्शन, जिस भी न्यूरॉन में माइलिन शीथ होगा वहाँ पे नर्व ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का जो ओनली और ओनली बी होगा, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर सिनेप्स में माइलिन शीथ नहीं करता, बल्कि कौन करता है भाई, है ना। अगर बोल देता है यहाँ पे क्वेश्चन, अगर यहाँ बोल देता है कि नर्व एंडिंग डैमेज हो गया किसी न्यूरॉन का, है ना, तो वहाँ पे हम बोल सकते थे कि हाँ सिनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर डैमेज मीन्स रिलीज नहीं होगा, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे सवाल किसका कर दिया है, माइलिन शीथ का। दो क्वेश्चन मैं इससे बना दिया मैं, एक कि अगर ये क्वेश्चन दे दे कि बताइए कि नर्व एंडिंग जो है वो डैमेज हो जाता है तब क्या होगा, तो देन योर आंसर विल बी, है ना, यहाँ पे लिख देते हो हमें नर्व एंडिंग विल डैमेज, नर्व एंडिंग। अगर नर्व एंडिंग से बेस होगा तो आपका ए नंबर और क्वेश्चन होना चाहिए, और मेरा माइलिन शीथ है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला गया कि लिस्ट ऑफ द एक्शंस, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा है, इसको छोड़ देते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन से, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन से, चलिए इसको मिला लेते, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि हम लोग क्वेश्चन और छोटा, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। बोला रिफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ एक्शंस, देखो समझो इसमें sneezing, coughing when an unwanted particles enter into the throat, riding a bicycle, peristaltic movement, regular heartbeat। इसमें बताना है आपको, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। बोल रहा है कि बताइए इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन कौन कौन है, वॉलंटरी एक्शंस कौन कौन है, और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन है। माय डियर स्टूडेंट, जैसा आप 26 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करूँ तो रिफ्लेक्स एक्शन मेरा पहला नंबर रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, है ना। उसके बाद राइडिंग बाइसाइकिलिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हार्ट बीट रेगुलर हार्ट बीटिंग, विथड्रॉल ऑफ हैंड, ये हो गया आपका दूसरा नंबर। चलो मिलाते हैं हम लोग, है ना, दूसरा नंबर हो गया, दूसरा मतलब 5वां नंबर हो गया सॉरी, और वाटरिंग ऑफ माउथ एट साइड ऑफ टेस्टी फूड। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एक आंसर मिलता है, तो बाकी से पहला है आपका जो था, क्या था भाई, पहला क्या था, स्नीजिंग या कफिंग, अनवांटेड पार्टिकल्स, नाक में कुछ घुस जाता है, जैसे मिर्च मतलब कुछ भी स्मेल सूंघ लेते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो क्या अचानक छींक आना शुरू हो जाता है ना, या जब कोई डस्ट वगैरह साफ करते हैं हम लोग तो वहाँ पे भी हम लोग छींक आता है, बहुत स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा केस है विथड्रॉल ऑफ हैंड, तीसरा पॉइंट है वाटरिंग ऑफ माउथ। ये तीन केसेस है जो रिफ्लेक्स एक्शन के, जो सिर्फ मेरा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। आगे चलते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब मैच करिए, यहाँ पे मैच कीजिए। आपको देखो
फोनो रिसेप्टर जो है, देखो फोनो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर, एक दो को मैच कर लेते हैं ना, बाकी सब मैच हो जाएगा। फोटो मीन्स होता है आई, है ना, तो यहाँ पे पी का जो होगा क्या होगा भाई, 3 होगा। और फोनो रिसेप्टर मीन्स कान, कान का मतलब ईयर, तो यहाँ पे इसका 1 होगा, बस हो गया आंसर। तो पी का 3 और क्यू का 1, पी का 3 क्यू का 1, ये आपका आंसर ये हो गया। बस अब दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है 28 नंबर का, है ना। बोला गया द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। पहला बात तो ये गलत है, पेरिफेरल में होता ही नहीं है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, है ना। बोला इन सॉरी ये इन गलत नहीं है, सही है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये भी सही हो गया, है ना, ये भी सही हो गया। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक, ये मैं स्टार्टिंग में बता रखा हूँ कि इनवॉलंटरी को ऑटोनॉमिक बोला गया, और ऑटोनॉमिक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो बाकी बचा डी, तो डी आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप ब्रेन का डायग्राम आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम देख लो आप लोग, जो है ब्रेन का डायग्राम यहाँ पे आपके सामने, ब्रेन का डायग्राम है यहाँ पे, है ना। मैं ब्रेन का डायग्राम आपके सामने रख देता हूँ। सॉरी, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे मैं आपके सामने ब्रेन का डायग्राम, देखो रिफ्लेक्स सेक्शन में यहाँ पे ब्रेन ब्रेन ब्रेन, चलो ब्रेन आगे डायग्राम। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ है। सेरेबेरम, स्कल, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हाइंड ब्रेन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, फोरब्रेन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये सब आप लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं डायग्राम की तरफ में। तो यहाँ पे आपको दिख गया क्या कितने क्वेश्चन बनेंगे इसमें, 39, 29, 30, 31, 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे ये चैप्टर, ये टॉपिक तो बहुत लंबा चौड़ा भाई, इसको छोड़ के चलते हैं, इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग, इट विल टाइम। देखिए आप, मैं आपके सामने रख देता हूँ, इसको आप लोग जो है खुद से बना सकते हैं। बस मैं इसका 29 का ऑप्शन में आंसर दे रहा हूँ, मैं इसका 29 का ऑप्शन होगा ए, वी एक्स वाई जेड एक्स एस जेड टी जेड, ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। मैं नहीं बताऊँगा चूँकि लंबा क्वेश्चन है और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए। इसको हम कर सकते हैं, किसको, क्वेश्चन नंबर 30 को। सिलेक्ट द करेक्ट ऑफ रिगार्डिंग द लेवल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, है ना। इसमें 30 नंबर देख सकते हैं हम लोग, क्या है भाई 30 नंबर में, पी इज द हाइपोथैलेमस विच सीक्रेट न्यूरो हार्मोन दैट रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पी इज द हाइपोथैलेमस, तो आपको पता होगा ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सही है बिल्कुल ऑप्शन, ये पी और क्यू यही दोनों है। और मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया भाई, मेरा ऑप्शन नंबर जो है केवल पहला नंबर ही हो गया, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 4 ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में आपको बता दूँ स्पाइनल को, मेडुला, बोन्स, मिड ब्रेन, ये सब ब्रेन स्टेम में आ जाते हैं। तो हमको एक ही मिल जाए तो काफ़ी है। देखते हैं मेरा 4 ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है ना, 4 ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है। 4 ब्रेन में यू है मेरा पार्ट जो है, 4 ब्रेन में मेरा पी है, 4 ब्रेन में मेरा क्यू पार्ट है ना, पी क्यू और यू, है ना। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगर हम लोग 4 ब्रेन में, ये तो एक क्रेनियम में तो 4 ब्रेन का पार्ट है ही नहीं है। ब्रेन स्टेम की बात करते हैं, डब्ल्यू हो सकता है यहाँ पे, है ना। इसमें हम लोग आपका आर और ए सी ले सकते हैं। तो 4 ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं पी क्यू और यू, देखो पी क्यू ये सब 4 ब्रेन का पार्ट है, ये डाइनसेफलन का पार्ट है, पी क्यू एंड यू ये तीनों 4 ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा केवल ए होगा, क्योंकि पी क्यू यू और वाई आर एस नहीं समझ में आता है तो आप हैंड ब्रेन में देखो आर एस टी, क्या आर एस टी सही है, मैं अगर बोल रहा हूँ मैं तो क्या ये सही है। आर एस टी देखते हैं हम लोग, आर एस टी क्या है इसमें, आर एस टी ये मेरा हैंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया, मतलब ए नंबर ऑप्शन, क्योंकि देखो पी क्यू यू दोनों मेरा सही है। यहाँ पे आर एस टी एक्स वाई जेड नहीं है बल्कि आर एस टी है, ये मेरा हैंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन का।
चलिए तो न्यूरॉन का थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं, हम आपको न्यूरॉन का डायग्राम दिखा देते हैं स्टार्टिंग का, एकदम एक एक करके पढ़िए हम लोग, है ना। न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन, नर्व एंडिंग। ये जो आपको पार्ट अभी जो क्वेश्चन थोड़ा देर पहले आया था माइलिन शीथ का, यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ये हो गया न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट, ये हो गया सेल बॉडी, ये हो गया आपका एक्सोन हो गया, ये है आपका माइलिन शीथ, और ये हो गया नर्व एंडिंग या सेप्टिक नोड, जो भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। सेम सेम सेम। विच ऑफ द लेवल पार्ट, देखो विच ऑफ द लेवल पार्ट बोल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है। कनेक्ट विथ अनदर न्यूरॉन, कनेक्ट विथ अनदर न्यूरॉन, जो दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, तो 1 नंबर कौन होगा भाई, 1 नंबर कौन होगा 1 नंबर कौन होगा, तो यहाँ पे R हो सकता है और एक T हो सकता है, ठीक है, जो अनदर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे R और T, तो पहला नंबर 1 में जो R और T कनेक्ट विथ अनदर न्यूरॉन, तो R है, तो R है, इसका मतलब कि यहाँ पे 32 नंबर में जो है R, यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन है, इसलिए डायरेक्टली यही ऑप्शन केवल सही होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, एकदम तुरंत आसान। तो क्लियर हो गया हम लोगों का। यहाँ पे मैं 32 क्वेश्चन में से 2-3-4 क्वेश्चन छोड़ रखा हूँ मैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में, जिसमें हम लोग जो है प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, और उसमें जो है ग्रोथ मूवमेंट्स मीन्स ग्रोथ डिपेंडेंट एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये दोनों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन मीन्स प्लांट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉर्फोजेनेसिस व्हेन अप्लाइड इन डिफरेंट रेशियोज इन अ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर तो हम लोग देखो टिश्यू कल्चर जो है ये इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोगों का है। तो यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर में बोला गया मॉर्फोजेनेसिस, मतलब मॉर्फोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, बदलाव, नए नए पार्ट में चेंज हो जाना, नए नए बदलाव हो जाने उसके अंदर, है ना। तो बोला गया ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दोनों टिश्यू कल्चर में ज़्यादा यूज होता है, जबकि हम टिश्यू कल्चर इसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। साइटोकाइनिन का काम है सेल डिवीजन करना, ऑक्सिन का काम है सेल को एनलार्ज करना। ये मॉर्फोजेनेसिस में काम आता है, खास करके किसमें, टिश्यू कल्चर में। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर, ये टॉपिक जो है इसके बाद 3rd चैप्टर जो बायोलॉजी का है उससे रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजनल है, बट फिर भी मैं आपको दिख दिया। यहाँ पे फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक, है ना। फोटोट्रॉपिक लाइट की तरफ और जियोट्रॉपिक में अर्थ की तरफ। किसके थ्रू, देखो कोई भी प्लांट में अगर कोई पार्ट लाइट की तरफ मुड़ रहा है ना, तो लाइट की तरफ में ऑलरेडी आंसर हम लोगों का दिया हुआ है बुक में, है ना, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा हूँ मैं कि टेंड्रिल का मूव करना या टर्न हो जाना, या फिर लाइट के तरफ प्लांट का बॉडी पार्ट्स को प्लांट के लाइट की तरफ टर्न हो जाना, ये केवल ऑक्सिन के कारण। तो वहाँ पे लिखा गया है ऑक्सिन fall on the part means light fall on the part and oxygen will go to on the shady region and there the cell enlarge and then the part will bend towards the light, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देख लेंगे, which of the following compound act as a precursor in the synthesis of gibberellin, है ना। ये जो पार्ट है भैया, ये जो पार्ट है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बाहर का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं पढ़ाया हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन को छोड़ के चलेंगे। विच हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट, इसमें कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है। इसमें कोई भी बच्चा बता सकता है ग्लूकागोन, जो कि इंसुलिन से रिलीज होता है, मीन सॉरी पैनक्रियास, जैसे इंसुलिन और पैनक्रियास से ग्लूकागोन दोनों रिलीज होता है, तो ये प्लांट हार्मोन नहीं है। विच हार्मोन प्ले ए क्रूशियल रोल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इन सीरियल्स, है ना। सीड के जर्मिनेशन में सीरियल समझते हैं ना, कोई भी अनाज जैसे चावल, आपका चना हो गया, मटर हो गया, ये सब को जब, है ना, जर्मिनेट किया जाता है पानी में, ज़मीन मिट्टी पे डाल के उसमें पानी डाला जाता है, तो क्या होता है, वो सोइल हो जाते हैं, जर्मिनेट। उसके बाद उसमें से रूट निकलते हैं, आफ्टर दैट शूट कम्स आउट, है ना। तो इसमें 37 नंबर क्वेश्चन में कौन सा भाई, तो जिबरेलिन। याद रखिएगा, सीड जर्मिनेशन में जिबरेलिन, ये फंक्शन मेरा चार्ट करके मैं आपको वहाँ पे अंडरलाइन करा दिया हूँ, मैं आपको बता रखा हूँ, मैं वहाँ पे देख सकते हैं आप जाके, और आपके एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी सीड जर्मिनेशन वहाँ पे लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन, सेल डिवीजन का मैंने अभी जस्ट बताया, साइटोकाइनिन, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये ऑप्शन आपका होगा साइटोकाइनिन। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ द स्टोमाटा टू प्रिवेंट द ट्रांसप्रेशन। ट्रांसप्रेशन करने के लिए कुछ नहीं सोचना है इसमें भैया, याद रखिएगा। ए नंबर साइड एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है, ये स्टोमाटा को क्लोज कर देते हैं ताकि पानी ज़्यादा इवापोरेट ना हो। क्लियर,
समझ रहे बात को, आगे चलते हैं। नेम ऑफ द हार्मोन इन प्लांट का इन सीनेसेंस ऑफ लीव्स, लीव्स का सीनेसेंस मतलब लीव्स का सीनेसेंस का मतलब यहाँ फिर आगे 40 नंबर का डी कि लीव्स को बढ़ने नहीं देगा, मतलब कि उसमें विल्टिंग ऑफ लीव्स वहाँ पे लिखा है मैंने आपको। विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब पत्ते का बाद मत बहुत दिन तक पत्ते रहेंगे, पत्ते गिरेंगे नहीं उसमें से, बहुत बहुत समझ रहे बात, मतलब कि उसमें मतलब पत्ते रिस्पॉन्स नहीं करेंगे उसमें, तो इसमें एब्सिसिक एसिड रहेगा वहाँ पे, पत्ते को बोल सकते हैं, झड़ना भी बोल सकते हैं, जिससे पतझड़ के मौसम में अक्सर जो है एब्सिसिक प्लांट में ग्रोथ नहीं होते पतझड़ को, तो वो एब्सिसिक एसिड हो सकता है। द डायरेक्शनल मूवमेंट, अभी जैसे हम लोग पढ़े थे, डायरेक्शनल मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, तो कोई बात नहीं है भाई, फोटोट्रॉपिज्म फोटोपीरियोडिज्म, पीरियोडिज्म नहीं होगा, फोटोट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिक होता है, कीमोट्रॉपिक केमिकल का था, थिग्मो में टच के बेस पे जैसे टच भी नहीं होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पे आंसर होगा इसका, बिना सोचे समझे आप इसको हम बता सकते हैं आपको। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, देखो नास्टिक आ गया, तो नास्टिक सिस्मोनास्टिक किसमें आ गया भाई, टच, टच मी नॉट प्लांट, मैं छुई में पौधे में ऐसा होता है, ठीक है ना, इसमें कुछ सोचना नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। व्हिच प्लांट हार्मोन प्लेज इन रोल इन एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस ही मतलब होता है बाहर निकलना, है ना, पत्ते में न्यू प्लांट का न्यू लीफ निकल आना, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन जो है इसका केवल कौन होंगे, ऑक्सीन होंगे। ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मीन्स न्यू लीफ, अगर किसी एक चीज़ नोटिस करेंगे आपकी जो नर्सरी जहाँ पे बहुत सारे पौधे को रखे जाते, फूल रखे जाते हैं, देखिए बहुत जहाँ पाले जाते पौधों को, है ना, फ्लावरिंग जहाँ पे वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे आप किसी भी सीजन में चले जाओ तो हमेशा फूल आपको दिखेंगे, हमेशा प्लांट ग्रीन हरा भरा, जबकि आपके घर में जब आएगा तो वो बिल्कुल एकदम मुरझा सा जाएगा, एकदम सूख सा जाएगा। तो आके ऐसा तो उसमें ऑक्सीजन डाला जाता है, ऑक्सीजन डालने से क्या होगा, वो हमेशा न्यू लीफ निकलते रहेंगे, एकदम यंग दिखेंगे उसमें, ठीक है ना, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। बोल्टिंग इन सम प्लांट्स, है ना, इंड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, अब आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट किया जाता है विच प्लांट हार्मोन, मतलब कि आप किसी प्लांट को काट करके उसको किसी जगह पे लगा देना, तो वहाँ पे कौन सा प्लांट हार्मोन का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन में, तो जिबरेलिन का अभी जस्ट मैंने बताया डोर्मेंसी का काम, एपिकल डोमिनेंस का, वहाँ पे मैं आपको जस्ट बताया जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का, मतलब न्यू रूट्स निकालने में जिबरेलिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, न्यू रूट्स निकालने में इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि कोई भी गुलाब का फूल या किसी भी फ्लावर का प्लांट का स्टेम को कट कर दो, जिबरेलिन में डाल दो, कुछ दिन के बाद उसमें से रूट निकल आएंगे, है ना, जिबरेलिन का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेंडिंग ऑफ लिफ टुवर्ड सनलाइट, है ना, किसके थ्रू होता है भाई, है ना, क्यों किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू आपको पता होना चाहिए, लाइट के तरफ जाता तो ऑक्सीजन ही काम करेंगे 45 नंबर का, इसमें कुछ सोचना नहीं है ना। साइटोकाइनिन आर नोन टू द हेल्प इन इनहिबिट सेल डिवीजन, रिटेंशन इन द ऑफ हेल्प इन रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल, प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक लेयर, इनहिबिट सेल डिवीजन, प्रोमोट सेनेसेंस ऑफ लीव्स। यहाँ 46 नंबर थोड़ा कन्फ्यूजन है, देखिएगा हेल्प इन रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि आपको रिटेंशन मीन्स क्या होता है, क्लोरोफिल को बनाने में हेल्प करना, क्योंकि सेल डिवीजन में न्यू सेल्स मीन्स साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराते हैं, यहाँ पर बोला गया इनहिबिट का मतलब रोक देना सेल, तो ये गलत हो गया। प्रोमोशन एब्सिसिक लेयर, ये भी गलत हो गया। सेनेसेंस ऑफ लिप्स, ये तो अलग पार्ट, ये एब्सिसिक एसिड का फंक्शन है, यहाँ पे तो बचा कौन, बचा ये रिटेंशन इन क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत सारे सेल को डिवीजन कराने में हेल्प करता है। क्लियर। अब यहाँ पे आप बाबू लोग थोड़ा सा ध्यान से आप डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम से आपको 47 नंबर 48 नंबर, देखिए एक प्लांट को रखा गया, लाइट को यहाँ दिया जा रहा है, तो बोला कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों साइड में ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद बोला कि लाइट जब आएगा तो ऑक्सीजन जो है वो इस साइड, क्योंकि लाइट इधर आ रहा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जो है शेडी रीजन में चले जाएंगे, जिसकी बिना पे प्लांट का पार्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स इस साइड में सेल्स क्या होगा, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, और मजबूरन में ये पार्ट जो है ऑटोमेटिकली घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा, है ना। देखते हैं बहुत सा सब्जी भी देखे होंगे आप, है ना, तो वो मुड़े हुए बैगन वगैरह होता है ना, उसमें मुड़े, कद्दू वगैरह हो गया, परोर ननुआ वगैरह हो गया, सब मुड़े हुए होते, पता नहीं बाकी अलग अलग स्टेट में क्या क्या बोले जाते हैं, जैसा बिहार में मीन्स बंगाल में बोले जाते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ए शुड ग्रोन इन द बॉक्स, तो बोला कि व्हाट इज एक्स, एक्स क्या भाई, तो एक्स केवल क्या होगा,
ऑक्सीन होगा, है ना। इट इज फाउंड दैट एक्स काज द ग्रोथ ऑफ प्लांट, व्हाट इज एक्स, एट विच पॉइंट पी क्यू और आर ग्रोथ वाज मैक्सिमम। पी क्यू एंड आर ग्रोथ वाज मैक्सिमम। तो बताया गया, बताइए पी के पास, आर के पास अगर बात करें तो आर के पास केवल ऑक्सीन हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा केवल ए। पी में बताइए, क्यू में बताइए और आर ग्रोथ वाज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा ग्रोथ मेरा, सबसे कम ग्रोथ कहाँ पे होगा, क्यू पे होगा। मैक्सिमम बोल रहा है ना, ग्रोथ मैक्सिमम बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ मैक्सिमम बोला जा रहा है ना। तो मैक्सिमम ग्रोथ आर के जाएगा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन इधर आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे सेल्स का संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, सेल एनलार्ज हो जाएंगे, बड़े बड़े सेल्स हो जाएंगे, इसलिए आर साइड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद आप जो है व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द गिवन एक्सपेरिमेंट, द ऑक्सीजन हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ द स्टेम, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट बाय शोइंग ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड द लाइट, ऑक्सीजन रेगुलेट इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट दैट इज ट्रोपिज्म। इसलिए इसका ऑप्शन 48 का ऑप्शन जो होंगे वो डी होंगे, क्योंकि तीनों पार्ट ए बी सी, तीनों पार्ट जो ऑक्सीजन से रिलेटेड है और ऑक्सीजन के बारे में एक्सप्लेनेशन हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बहुत सारा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। और हाँ, मैं बता दूँ ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन दिखा है, ये देख लेंगे जाके वहाँ पे। इस तरह का क्वेश्चन से बोला गया कि इसमें एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट कौन है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, सबसे ज़्यादा अच्छा ये 1 नंबर है, ठीक है ना, ओनली 1। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायग्राम ऑलरेडी हम लोगों का बुक में दिया हुआ, मैं दिखा सकता हूँ इस डायग्राम को, अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं। चलो ये डायग्राम को और ये डायग्राम को, दोनों डायग्राम को मिला लो, एकदम बिल्कुल सेम डायग्राम है ना, सेम डायग्राम देख लो आप, एकदम सेम डायग्राम। चलिए उसके बाद ये मिमोसा पोडिका, जस्ट इसके पहले वाला डायग्राम मिमोसा पोडिका का डायग्राम देख लो यहाँ पे, है ना। एकदम बुक से है, एकदम बुक का इंटेक्स क्वेश्चन है, बुक के अंदर से क्वेश्चन। अगर ये नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आएगा। मेरा दिल बोल रहा है कि एकदम इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस, इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, सिलेक्ट ए बी सी डी, कौन सा इसमें से गलत है ना। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका, द मूवमेंट इज डायरेक्शनल दैट इन्वॉल्व ग्रोथ, है ना, द मूवमेंट इज डायरेक्शनल ग्रोथ, है ना। इनकरेक्ट, क्योंकि भैया ये जो छुई मुई में ये नॉन डायरेक्शनल है, मतलब कि यहाँ पे जो छुई मुई का जो केस है यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन, क्योंकि ये थोड़ा देर के लिए होता है फिर वो ठीक हो जाता है। नॉन डायरेक्शनल हाँ सही है, इमीडिएट होता है सही है, और ये थिग्मोनास्टी ये भी सही है, इसलिए ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन हो रहा है, डायग्राम से क्वेश्चन बता दे रहा है, बना दिया जा रहा है ना, एकदम देख बना लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा बना। 51 नंबर क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं थोड़ा देर के लिए रख रहा हूँ, मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं बताऊँगा नहीं बट आप लोग देख लीजिए इसका, है ना। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा इसका कहानी है, तो मैं इसका ऑप्शन दे रहा हूँ 51 नंबर का, 51 नंबर का ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे ऑक्सीन, यहाँ पे जिबरेलिन, यहाँ पे साइटोकाइनिन और यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक AGCA, ठीक है ना, AGCA यही इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ, रीड दिस पैराग्राफ ऑल्सो, फिर से यहाँ पैराग्राफ दे दिया है। बोला गया कि एक फाइटो हार्मोन है, तो आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 है जो आपका फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूस डोरमेंसी इन सीड्स टू हेल्प इन टाइड थ्रू अनफेवरेबल एनवायरमेंट स्ट्रेस, इट इफेक्ट आर ओवरकम बाय फाइटो हार्मोन वाई विच हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है ना, आपको ठीक है ना, बोथ अंडर्स यहाँ पे जिबरेलिन, यहाँ पे ये जिबरेलिन हो गया, ठीक है ना, और X जो है यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड, दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, बोला गया हेल्प इन जर्मिनेशन सीड ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल एनवायरनमेंट, मतलब कि अनफेवरेबल में कौन रखता है, तो आपको बता रखा हमें कि अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ड्राउट का टाइम आता है
तो मेरा फाइटो हार्मोन जो एब्सिसिक एसिड प्लांट को विल्टिंग कर देता है, स्टोमाटा को क्लोज कर देता है और प्लांट को लीफ को विल्ट कर देता है, गिरा देता है, सबको सुखा देता है, मतलब कि एकदम बिल्कुल प्लांट अब नहीं बढ़ेगा। क्योंकि लीफ होंगे, फोटोसिंथेसिस होंगे, फोटोसिंथेसिस होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन CO2 जाएगा, रेस्पिरेशन होंगे और ये सब के बीच में क्या वाटर लॉस होगा। इसलिए प्लांट में एब्सिसिक एसिड का मात्रा मीन्स परसेंटेज बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है उसमें है ना क्या हो जाए, ग्रोथ रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड ज़्यादा होगा। और फिर बोला कि जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर वाई हार्मोन आता है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इन्वायरमेंटल कंडीशन के बेस पे वो हेल्प करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 52 का कौन सा ऑप्शन है भाई? 52 का ऑप्शन है यहाँ पे बी, मेवालोनिक एसिड सर्व एज अ प्रीकर्सर इन द सिंथेसिस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अब देखो ये जो थोड़ा सा दिमाग से पार होने वाला बात है ना, तो बोला कि दोनों को कौन बनाता है? तो मेवालोनिक एसिड बोल के जो प्लांट के लीफ रीजन पे प्रेजेंट होते हैं है ना, या बर्ड रीजन पे प्रेजेंट होते थे। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सर्विस है, बस मेरा काम था थोड़ा समझाना कि ये क्या चीज़ है, तो इसके बेस पे भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ये भी थोड़ा सा डायग्राम है, थोड़ा देख लीजिए इसका डायग्राम क्या है भाई। बोल रहा है कि आप जो शूट्स ग्रोइंग अपवर्ड, शूट सोइंग ग्रोइंग अपवर्ड और रूट जो है डाउनवर्ड, मतलब एक प्लांट को उल्टा लगा दिया गया है, मतलब कि प्लांट को लेकर और उसको फेवरेबल कंडीशन दिया गया है, रूट को ऊपर कर दिया गया बॉटल में डालकर, या बॉटल में ऑलरेडी पानी होगा है ना। जैसे मान लीजिए आप कौन सा प्लांट ले सकते हैं हम लोग, मनी प्लांट ले लो आप, ठीक है ना। उस देखा गया शूट फिर भी ऊपर जा रहा है और रूट जो नीचे जा रहा है, इसमें कौन सा फंक्शन हो रहा है ना, कौन सा फंक्शन सेटअप हो रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन सेटअप हो रहा है। बोला गया रूट आर पॉजिटिव, रूट आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, गलत बात, पहला बात गलत, ठीक है ना। रूट आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ये सही है ना, और शूट्स आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ये भी सही। इसका मतलब ऑप्शन डी होगा, मतलब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है, तो दोनों गलत तो हो नहीं सकता, कोई एक गलत तो हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, गिव स्टेप्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का एक्सपेरिमेंट ने बताया था, एक ट्रे लीजिए, इसमें आप प्लांट को एक सीड को जर्मिनेट कराइए, ऑटोमेटिक रूट जो है पानी की तरफ, जहाँ पानी रखा हुआ रहेगा पानी की तरफ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो बोला क्या, फिल द टाइनी बॉक्स विथ मॉइस्ट सॉडस्ट, वाटर द सॉडस्ट ओनली द लोअर साइड ऑफ द टीन बॉक्स व्हेन सीड स्टार्ट जर्मिनेटिंग, मतलब कि यहाँ पे पानी वाला मॉइस्ट है ना रख दिया जाए, पानी भर के रख दिया जाए या पानी भिगो कर किसी चीज़ को रख दिया जाए। सो सम ग्राम सीड्स इन द सॉडस्ट, keep the tiny box in a tilted positions, take a tin box with a hole at the bottom, root of germinating seeds move toward the wet sawdust, arrange the, so arrangement करना आपको, ये पूरा का पूरा ये एक्टिविटी है, याद रखिएगा भैया लोग, बच्चा लोग, इस एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में हमको बताना है कि कैसे कैसे हमको करना है। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चंस में आपको जो है बी नंबर ऑप्शन लेना है, पहले 5 नंबर लेना है, टेक ए टाइनी बॉक्स लेना है, उसके बाद 5 के बाद 1 नंबर लेना है, बी 5 के बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 6। ये इसका रियल सिस्टमेटिक है। तो ये थोड़ा सा इतना एक्सपेरिमेंट मैं नहीं पढ़ाया हूँ मैं आपको, लेकिन चूँकि ये हाइड्रोट्रोपिज्म है तो क्वेश्चंस एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है। यहाँ पे जो डायरेक्शनल प्लांट हार्मोन यहाँ पे जो हो रहे हैं वो जियोट्रॉपिक है ना हो रहा है। तो आपको पता है डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट एज शोन इन द फिगर ड्यू टू विच प्लांट हार्मोन, किस प्लांट हार्मोन की वजह से होता है। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि जितना भी जो डायरेक्शनल होता है वो ऑक्सीजन के बेस पे होता है, याद रखिएगा ऑक्सीजन की, चाहे वो फोटोट्रॉपिक हो या जियोट्रॉपिक हो या कीमोट्रॉपिक हो, इसमें ज़्यादातर रोल जो है ऑक्सीजन का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम है सेल को एनलार्ज करना, किसी भी टाइप में मूव करना। अगर प्लांट मूव कर रहा है, प्लांट का रूट नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो ये टर्न करवाने में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा रोल प्ले है। माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया, एक नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया और एक प्लांट हार्मोन को कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं एनिमल हार्मोन। यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चंस तो मैं आपको करा ही दिया हूँ यहाँ पे। अब आ जाते हैं हार्मोन्स इन प्लांट्स में, देख लेते हैं। अब इतना कम टाइम में कोई भी नहीं करा सकता, मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ, इतना कम टाइम में 48 मिनट्स अभी हो रहा है, लगभग
45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली हो रहे हैं, तो इसमें इतना कम टाइम में, इतना कम वीडियो में, है ना, इतना सारा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको कोई। चलो, क्योंकि ज़्यादा कवेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर। बोले यूरिनेशन में कौन सा, यूरिन टॉयलेट कराने में, तो टॉयलेट किससे रिलेटेड है, एड्रेनलिन से। और एड्रेनलिन जो है वो किडनी से रिलेटेड है। और किडनी में वेसोप्रेसिन जो है, जिसको हम लोग ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसी के कारण ये सब होते हैं ना। थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, ये तो अलग इमरजेंसी हार्मोन। एस्ट्रोजन फीमेल में होते हैं, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड हो गया, और ये इसी के बिना पे, है ना, यूरिनेशन में अफेक्ट होता है। मतलब ADH अगर होगा तो यूरिन कम, अगर ADH कम होगा, रिलीज होगा, तो है ना, किडनी जो है पानी को ज़्यादा रिलीज करना, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक बीमारी होती है जिसमें पेशाब ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जल्दी पेशाब लगेगा, है ना। 56 नंबर क्वेश्चन से ये था। उसके बाद चलते हैं, ए पर्सन एक्साइटिंग डायल्यूशन ऑफ यूरिन, डायल्यूट यूरिन, हार्मोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मतलब उसको क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, पाराथायरॉयड, थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड। समझ रही बात ना। एक पर्सन है जिसके साथ ऐसा कंडीशन 57 नंबर क्वेश्चन है, तो भैया देखो यूरिन डायलेशन हो रहा है, जस्ट मैंने बताया था ADH के बारे में। और ADH हार्मोन ये किस में आता है, किडनी के अंदर आता है ना, किडनी के अंदर। और इसको कौन रिलीज करेगा, इसको रिलीज करने वाला कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये काम करवाता है, जिसकी वजह पे आपको यूरिन पतला हो जाएगा और जल्दी पेशाब लगेगा। इस पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पेशेंट का नाम क्या है, उस पेशेंट कौन सी बीमारी होती है, सॉरी पेशेंट का नाम नहीं, पेशेंट को क्या बीमारी, कौन सी डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। और डायबिटीज मेलिटस होते हैं, जो शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये बात हम लोग इंसुलिन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग द TRH फ्रॉम द 1 नंबर स्टिमुलेट। अब देखो यही जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो इसमें से कोई 1, 2, 3 को हम पकड़ लेते हैं। सीक्रेट थायरोक्सिन, है ना, TSH में थायराइड स्टिमुलेटिंग, टू सीक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन which in turn stimulate the thyroid gland to secrete thyroxine। तो TSH हार्मोन रिलीज करेगा, स्टिमुलेट ये टू सीक्रेट, मतलब TRH। एक बात मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, RH अगर RH रहता है ना, RH अगर RH वर्ड आता है ना, तो उसको रिलीज करने वाला हाइपोथैलेमस ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C आपको यहाँ पे मिल गया, जो 1 नंबर में होगा। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, तो यहाँ पे एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको केवल पिट्यूटरी बोला। पिट्यूटरी, हाँ सही बात है कि 2 पार्ट होते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर लोब। अब ये समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए हम लोग आगे से इसका कुछ आगे से इसका आंसर ढूंढते हैं। इट इज कॉल्ड द फीडबैक कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 7 में फीडबैक। अब इसमें से हम लोगों को जो देखते हैं कि पॉजिटिव बोल रहा और एक में नेगेटिव बोल रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन में फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आया, तो पीछे आते हैं। बोला रिजल्ट दिस इवेंचुअली रिजल्ट इन थायरोक्सिन, मतलब बोला गया कि इन थायरोक्सिन। अब बताइए कि बोला गया ए अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन इन द ब्लड एक्सर्ट इफेक्ट ऑन वन सो दैट TRH and TSH are produced। TRH और TSH this eventually result in a 6 number in thyroxine। अब 6 नंबर इन थायरोक्सिन क्या होगा भाई, तो बोला कि एक जगह पे इंक्रीज होगा और एक जगह पे यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इफेक्ट बोल रहा है ना, तो इसका मतलब कमी हो रही है, और कमी हो रही है मतलब डिक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर B नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। ये है कि हाइपोथैलेमस ने किसको, C नंबर अगर हम मारते हैं, यहाँ पे टिक करते हैं C नंबर, तो हाइपोथैलेमस ने एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को बोला कि तुम हाई लेवल पे थायरोक्सिन को रिलीज करो इन ब्लड एक्सर्ट और इनहिबिटरी, मतलब कि इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन वन, जिसके वजह पे वो इनहिबिटरी इफेक्ट, जब ज़्यादा ब्लड हो जाएगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज हो जाएगा तो ब्लड में इफेक्ट बढ़ेगा, और फिर वो हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि तुम उसे लेसर करो और थायरोक्सिन को कम कर दो। समझ में आ रहा बात, डिक्रीज कर दो। क्लियर हो गया। जब
फिर से repeat, जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तुम TSH रिलीज करो और जाके थायराइड को बोलो, थायराइड थायरोक्सिन रिलीज करेगा और थायरोक्सिन ब्लड में जाएगा और जो काम करना करेगा, जब ब्लड में जाएगा, जब ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो फिर ब्लड वापस हाइपोथैलेमस में जाएगा और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तुम TRH को स्टॉप कर दो, मैं सॉरी आपको TSH को स्टॉप कर दो। और जब TSH स्टॉप हो जाएगा, जिसके बिना पे मेरा थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज करना कम कर देगा, जिसको हम लोग डिक्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, होता है ना। अगला क्वेश्चन था, अब जल्दी यहाँ से हो जाएगा। विच ऑफ द कंडीशन कैरेक्टराइज एड्रेनल वायरलिज्म। अब एड्रेनल वायरलिज्म को थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे अपीयरेंस ऑफ मेल कैरेक्टर इन फीमेल। यह भी एक चीज़ समझिएगा, ये थोड़ा सा आउटसाइड सिलेबस में, इसको स्टार लगा के कटकुट कर दे रहा हूँ। एड्रेनल वायरलिज्म का मतलब होता है, जैसे कभी आप देखे होंगे आप मेल बॉडी में कभी कभी क्या होता है ना, उसके जो ब्रेस्ट सेक्शंस आ जाते हैं ना, तो वो किसके थ्रू होता है, वो भी किसी हार्मोन के थ्रू होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन का रिलीज ना हो कि एस्ट्रोजन का रिलीज आ जाते हैं। बच्चों में ऐसा होता है और वही आदत बड़े तक हो जाता है, जिसकी बिना पे बड़े होने पे क्या हो जाता है, बहुत से देखिए फैट बॉडी, जो बहुत सारा मोटा तगड़ा इंसान होता है, जो बहुत ज़्यादा बचपन से मोटा होता है, उसको ब्रेस्ट सेक्शंस आ जाते हैं ना, मेल होता है। उसी तरह से एड्रेनल वायरलिज्म ये एक कैरेक्टराइज्ड है जो फीमेल में मेल कर, मतलब उस फीमेल का मूंछ आ जाएगा, दाढ़ी आ जाएंगे, है ना, उसमें एक मेल वाला बिहेवियर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ हद तक मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इफ अ रैट इज गिवन इन इंजेक्शन ऑफ सोडियम आयोडाइड, एक चूहे को सोडियम आयोडाइड इंजेक्शन दिया गया विद रेडियो एक्टिव आयोडीन, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द आयोडीन वुड बी इनकॉर्पोरेटेड। इसमें से कौन सा काम होगा, इसमें क्या होगा इसमें, तो बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द आयोडीन वुड बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कि इसमें से कौन सा काम ऐसा होगा, कार्टिलेज बनेगा, थायराइड में हेल्प होगा, लिम्फ नोड में हेल्प होगा। क्योंकि आयोडीन तो थायराइड ही होंगे, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि आयोडीन थायराइड की, इसलिए पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कि आयोडाइज सॉल्ट की बात होती है, आयोडीन वाला सॉल्ट चाहिए, है ना, आयोडाइज सॉल्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन की हेल्प से ही थायरोक्सिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन रन द बायोलॉजिकल क्लॉक। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बायोलॉजिकल क्लॉक कौन करते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन। ये कौन रिलीज करता है, पीनियल ग्लैंड, याद रखिएगा। अब ये पीनियल ग्लैंड, तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या, वेक एंड स्लीप सिस्टम, मतलब कि आपको टाइम से नींद आना और टाइम से आपको नींद लगना, है ना, नींद टूटना, ठीक है। कैल्सिटोनिन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड, है ना, इज एंटोगोनिस्टिक इन द फंक्शंस। ये आपको कैल्सिटोनिन में नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया A full-term pregnant woman did not enter labor even after crossing her due date। मतलब कि उसको जो ड्यू डेट दिया गया, जो डेट में बच्चे पैदा होने के बारे में बताया गया था, वो डेट क्रॉस हो रहा है, तो डॉक्टर ट्राई टू इंड्यूस लेबर इन आर्टिफिशियल बाय इंजेक्शन हर विद हार्मोन एक्स। एक हार्मोन दिया गया है, ठीक है ना, समझ रहे बात, मतलब एक हार्मोन दिया गया है कि क्योंकि डेट ज़्यादा बढ़ रहा, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा देर तक हो तो बच्चा चौक से माँ के घर में ही मर जाए, तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम एक्स, विच सी स्टार्टेड फीलिंग पेन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैं आपको बता रखा हूँ कि ये एक ऐसा हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना, वो आइडेंटिफाई एक्स हार्मोन। तो ये क्या काम करता है भाई, इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये होगा इसका 63 का ऑप्शन नंबर सी। इट हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शंस, है ना, इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्मूथ मसल्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन। देखो, इट एनहेंस मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट ऑफ, ये दोनों अगर देखा जाए तो इसका आंसर ये दोनों होगा, है ना, इसका आंसर मिल्क इजेक्शन करने में भी हेल्प होता है, क्योंकि मिल्क ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन, एक चाइल्ड बर्थ के समय में, यहाँ पे देखो एक स्मूथ मसल्स बोल रहा है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया इसका ऑप्शन, है ना, स्मूथ मसल्स नहीं बोल के यूट्राइन मसल्स बोलता है ना, तो आपका आंसर यूट्राइन मसल्स, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत लिखा गया, इसलिए आंसर आपका सी होगा। दोनों आंसर सही था, बस फर्क था स्मूथ मसल्स बोल दिया कॉन्ट्रैक्शन में, मुझे लगा मैंने देखा ही नहीं वहाँ पे सही से, है ना, स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स वहाँ पे लिखा हुआ है, स्मूथ मसल यूट्राइन मसल्स होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा दोनों।
है ना। नेम ऑफ द हार्मोन विच कॉमनली नोन एज बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन, जस्ट मैंने बताया अभी आपको, जस्ट क्वेश्चन था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मेन फंक्शन द पाराथायरॉयड हार्मोन इन द ब्लड का मेंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड, मतलब ब्लड में हमेशा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का अमाउंट हमेशा रखना, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस मिला के कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, जिससे हमारा बोन तैयार होता है। अगर हमारे बोन पे किसी जगह पे कमजोरी या मान ली कहीं बोन टूट रहा है, कहीं पे किसी का बोन टूट गया, तो ये पाराथायरॉयड क्या करता है कि वो सारे कलेक्शंस ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट को उस जगह पे सेंड कर देगा। ठीक है, समझ लीजिए बात ना। चलिए, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये किससे रिलीज होता है भाई? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इज द पार्ट ऑफ द, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, मीन्स यहाँ पे और बढ़ा कर लिख एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास का ये एंडोक्राइन पार्ट है, इसका नाम आइलेट ऑफ लैंगर, इंसुलिन रिलीज करता है ना, एंड ग्लूकागोन, ठीक है ना, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों रिलीज करता है। अगला पॉइंट है मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं भाई? तो आपको पता होगा मास्टर ग्लैंड किसका नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम मास्टर ग्लैंड। कुछ सवाल समझना है, कुछ सवाल तो ऐसे ओरली आप समझ सकते हैं ना। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सब मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ मैं, इसलिए इसको छोड़ के चलता हूँ मैं। ये आपको नहीं पढ़ाया हूँ मैं, इसलिए इसको छोड़ के चलता हूँ मैं, है ना। फिर भी अगर आपको करना 68 नंबर क्वेश्चन, तो इसको ऑप्शन नंबर होंगे सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होंगे। चलिए, इसको नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया कि डायग्राम शोइंग द हाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल आर रेगुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, ग्लूकोज लेवल कैसे रेगुलेट होता है? बोला गया एक हार्मोन एक्स है ना, हार्मोन एक्स सीक्रेटेड इंसुलिन, हार्मोन एक्स सीक्रेटेड है ना, हार्मोन एक्स सीक्रेटेड इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम करता है। और एक हार्मोन वाई है जिसका नाम ग्लूकागोन है, ये इंक्रीज करता है। बोला गया हार्मोन एक्स इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियास, बाय हार्मोन वाई इज सीक्रेटेड बाय थाइमस। एक बोला डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन एक्स इन द बॉडी कैन लीड टू डायबिटीज मेलिटस, एक्स इज अ ग्लूकागोन एंड वाई इज इंसुलिन एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक्स, पहला बात तो यहाँ पे भैया देख लीजिए, यहाँ पे तो एक्स ग्लूकागोन यहाँ पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो ये तो गलत हो गया ना, ऑलरेडी एक्स और वाई लिखा हुआ है यहाँ पे। और इंसुलिन का काम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। बोला गया अगर एक्स इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज मेलिटस होगा। और मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में ऊपर बताया था कि अगर एडीएच मीन एंटी डायबिटिक हार्मोन का अगर कमी हो जाएगा तो उसको डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब उससे उसका यूरिन जो होगा वो डायलेट हो जाएगा और उस व्यक्ति को जल्दी जल्दी पेशाब आएगा। उसके बाद अगला डिफिशियंसी ऑफ वेसोप्रेसिन, अभी जस्ट आया डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। और मेलिटस किसके थ्रू? यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं, इंसुलिन के थ्रू, इंसुलिन के थ्रू मेलिटस, और वेसोप्रेसिन जिसको हम लोग एडीएच बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन इंसिपिडस। ठीक है, सेलेक्ट ग्लैंड हैव बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, तो यही तो ग्लैंड है ना, अभी जस्ट पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर एंजाइम, एक्सो में एंजाइम और एंडो में हार्मोन। मैं दोनों को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन वीडियो में कर रखा हूँ मैं, आप देख लीजिएगा जाके तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन, इसमें से कौन है जो हार्मोन सीक्रेट नहीं करता? 72 नंबर क्वेश्चन में से डी, स्प्लीन, है ना। स्प्लीन ये है ना हार्ट के जस्ट नीचे होता है, ये कोई हार्मोन नहीं, ओवरी करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, थायरोक्सिन करता है, ये स्प्लीन नहीं करता। और अगर मान लीजिए आपको नहीं पता, नहीं पढ़ा है आपको, तो ये तीनों का आपको पता है ना, ये तीनों क्या करता है? ये तीनों आपको पता है कौन कौन करता है? ये नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता। इसलिए आपका आंसर does not secrete any hormone, that's name is the spleen is the important part in the body which does not release any hormone. फाइट फ्लाइट मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। फाइट फ्लाइट कौन करता है? एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये दोनों पार्ट है, चूंकि हाइपोथैलेमस छोड़ दो, और है ना। हार्मोन ऑफ द एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स, आपको पता है कॉर्टेक्स रीजन किसको बोलते हैं? कॉर्टेक्स अपर रीजन को बोलते हैं, ऊपर का पार्ट को कॉर्टेक्स और नीचे का पार्ट को एड्रेनल मेडुला बोलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एड्रेनल मेडुला। ये अंदर से रिलीज होता है, जिसका नाम होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद हो गया ओवर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो गिगैंटिज्म होगा। और अगर यहाँ पे ओवर सिक्रेशन नहीं हाइपो सिक्रेशन बोला जाए, लेस सिक्रेशन बोला जाएगा तो ड्वार्फिज्म। अगर यहाँ पे लेस सिक्रेशन बोला जाएगा तो ड्वार्फिज्म, और डिसबैलेंस होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब पर, डिसबैलेंस मतलब कि ज़्यादा भी हो रहा है कम भी हो रहा है, तो एक्रोमीगा जो द ग्रेट खली को हुआ ही बीमारी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब ये डायग्राम तो आपको जाना पहचाना है, आप जान ही रहे यहाँ पे कौन कौन डायग्राम, यहाँ पे मैं इसको आपको डायग्राम से चाहिए, आपको बुक के डायग्राम से ही आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, पीनियल ग्लैंड ऊपर में, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे में, चूंकि डायग्राम ही गलत है थोड़ा सा है ना। फिर चलो एनसीईआरटी तो ओपोज नहीं कर सकते हम लोग। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस है, और पैनक्रियाज यहाँ पे दे रखा है, उसको यहाँ पे होना चाहिए स्टमक के जैसे नीचे। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, और टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ठीक है ना, सही है ना। यहाँ पे आप ये हो पीनियल ग्लैंड, ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया थायराइड, ये हो गया पैराथायराइड, थाइमस ने दिया है, यहाँ पे आपका दिया एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे दे दिया पैनक्रियाज, यहाँ पे ओवरी दे दिया है, मेल का नहीं दे के फीमेल का फिगर दिया गया। डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन which gland cause, deficiency of hormone of which gland cause dwarfism, diabetes mellitus and myxoedema। ठीक है ना। अब यहाँ पे बुला के देखो, myxoedema तो नहीं पता, ठीक है ना। चलो ड्वार्फिज्म तो पता है आपको, ड्वार्फिज्म किसके थ्रू होता है, ड्वार्फिज्म आपका ग्रोथ हार्मोन के थ्रू। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के थ्रू, जिसको हम लोग STH सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। डायबिटीज मेलिटस किसके थ्रू होता है भाई, इंसुलिन के थ्रू। जस्ट अभी पढ़े हम लोग इंसुलिन, इंसुलिन कौन रिलीज करता है भाई, यू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यू। ठीक है, 2 नंबर को क्या लिखते हैं यू। और ड्वार्फिज्म किसके थ्रू करते हैं, तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे आर, तो 1 का आर और 2 का यू, तो इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान क्वेश्चन है ना। लेकिन शर्त है कि आपको पता होना चाहिए डायग्राम का हर एक पार्ट, है ना। चलिए थोड़ा सा बस थोड़ा सा और थोड़ा सा रुक जाइए। आइडेंटिफाई द लेवल ग्लैंड एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच एनी 4 करेक्ट लेवल। यू पैनक्रियाज है, ठीक है ना। अभी आप देख लो यू क्या है भाई, यू क्या है भाई, यू क्या पैनक्रियाज। तो बस 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 और कुछ सोचना है नहीं 76 नंबर क्वेश्चन का, केवल यू पैनक्रियाज है, तो बाकी सब सही होगा, है ना। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एंड फंक्शन, है ना। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट को सिलेक्शन करना, 76 नंबर में इनकरेक्ट को सिलेक्शन करना, 76 नंबर 77 नंबर में इनकरेक्ट करना आपको, है ना। ए नंबर पढ़ते स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन मसल्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये कौन करेगा भाई, डाब्लू कौन होना चाहिए, डाब्लू होना चाहिए पैनक्रियाज, ये सॉरी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना। ये इसको बहुत से लोग ओटी हार्मोन भी बोलते हैं ना, ओटी हार्मोन। डाब्लू मेरा है ओटी, डाब्लू मेरा ओवरी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये हो गया गलत। यू है ब्लड शुगर लेवल, सही बात है, टी भी सही है और बी भी सही है। अब यहाँ पे फिर से बोला गया इनकरेक्ट मैच का 78 नंबर, ये लंबा चौड़ा कहानी है, इसमें थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देख लो कॉलम पी बोला कि यहाँ पे आप पी को पहले चेक कर लो। पी का काम है प्रोड्यूस मेलाटोनिन हार्मोन, प्रोड्यूस बोला कि इसमें से सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मीन्स करेक्ट। पी मेरा कौन है, मेरा पी मेरा कौन है, पी मेरा कौन है भाई, पी मेरा कौन है, पी मेरा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। पी मेरा हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस पी मेरा क्या करेगा भाई, ग्लूटागोन प्रोड्यूस ACTH पैराथायराइड हार्मोन प्रोडक्टिन प्रोड्यूस। हाँ मेरा पी से मैच कर गया, मेरा यहाँ पे 8 नंबर, पी से मेरा 8 नंबर मैच कर गया, ठीक है। 77 नंबर का पी से 8 मैच कर, पी से मेरा 8 मेरा 2 है, सी ए और डी, ठीक है, सी बी सी खत्म। उसके बाद क्यू मेरा कौन हार्मोन है भाई, तो क्यू मेरा कौन हार्मोन है, फिर से देखते थे क्यू मेरा कौन हार्मोन है। क्यू मेरा हार्मोन का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं सॉरी पीनियल ग्लैंड, है ना। पीनियल ग्लैंड का काम क्या भाई, इंसुलिन करना, नहीं ये भी नहीं, एड्रेनल ग्लैंड, थायोक्सिन कैल्सिटोनिन ऑक्सीटोसिन पैराथायराइड हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एड्रेनल नहीं, मिनरलोकोर्टिक प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन मेलाटोनिन, है ना। क्यू तो क्यू का 1
तो आप ए में देखो क्यू का 1 यहाँ पे दोनों में भी फंस रहा, गाड़ी फंस रहा। चलो अब आर देखते हैं। आर मेरा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। आर मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन है भाई साहब, देख लीजिएगा, प्रोड्यूसिंग एसीटीएच। ये आर का, आर मेरा यहाँ पे, चलो ये हो गया। क्यू का मेरा हो गया 8 है ना, और यहाँ पे मेरा आर का 3, यानी आर मेरा कौन है भाई, आर मेरा कौन है देखते हैं पहले। आर देख लो कौन है मेरा, आर मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है मेरा आर, है ना। 78 नंबर क्वेश्चन, नहीं गलत हो गया मेरा यहाँ पे, ये जो आर जो मैंने किया ये गलत है। 78 नंबर क्वेश्चन में आर, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं, आर मेरा 78 जो है, आर मेरा 6, आर नंबर मेरा 6 है यहाँ पे 6, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH, TSH, FSH, LH, ADH, मतलब एडिनोकॉर्टिकॉइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, ये सब, एंड ऑक्सीटोसिन, ये सब मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। बस थोड़ा सा और उसके बाद यहाँ पे नर्वस सिस्टम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हम लोग यहाँ पे आप खुद से मैच कर लेना। इसमें से बोला गया कि इनकरेक्ट कौन है इसमें, इन 79 नंबर इनकरेक्ट केवल बी है। इन्फॉर्मेशन ट्रैवल स्लोली, चूँकि नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट होता है भाई, ये गलत है ना, स्लोली, ये उल्टा उल्टा, बाकी सब सही है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक सिग्नल इम्पल्स एक्सोन एंड क्रॉस केमिकल सिनेप्स, इट्स सेंड केमिकल मैसेज भाई ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू भेजता है, स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी करता है, ये केवल इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से रिसेप्टर जाता है। ये शॉर्ट लिव, थोड़ा देर के लिए होता है, ये फिर प्रोलॉन्ग लंबे समय तक ही चलता है ना, ये हार्मोन बहुत देर तक चलते रहता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम स्लोली काम नहीं करता, बहुत फास्ट काम करता है, जबकि हार्मोनल सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा, है ना, क्या करता है, स्लो स्लो काम करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएंगे, बी। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है आज का इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स इन एनिमल्स, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हार्मोन्स का इन एनिमल्स में, है ना। 80 नंबर क्वेश्चन में, तो दे ओनली स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन तक एक्टिविटी नहीं, क्योंकि टारगेट ऑर्गन तक एक्टिविटी एंजाइम का होता है, यहाँ पे एंजाइम को होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन नहीं है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको अब तक 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। कैसा लगा मेरा वीडियो? इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आपके बुक का या बहुत लंबा क्वेश्चन था तो मैंने नहीं कराया उसको, बट इसका ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है ना। तो इसमें से 80 क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 70 क्वेश्चन, तो मैं पूरा चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। मेरा चैलेंज है पूरा है ना। एक शर्त है कि आप पूरी ईमानदारी से वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे आप, क्योंकि स्किप करने का मतलब गए हैं, है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ना। और बात आपको लग रहा होगा मजाक, मैं बहुत सीरियस में हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग में कुछ बच्चे ऐसे जो अपने फ्यूचर से सीरियस नहीं है, बट मैं आपके लिए बहुत सीरियस हूँ। क्योंकि हम लोग पता है कि हमारे लोगों को कभी कभी पता नहीं चलता है। लोग बोलते हैं कि मैं सबको मानता हूँ, मैं मुझे कोई नहीं मानते, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं मुझे कोई नहीं प्यार करता। बट याद रखिए, कोई आपके लिए भी बैठा हुआ है, मैं आपके लिए बैठा हूँ, बस देखता हूँ मैं कि मेरे पास आता कौन है। मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखूँगा, मैं उस तरह का क्वेश्चन रखूँगा जो बोर्ड में मिस ना हो। मुझे उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन दे दिया मैं कि मिस नहीं होगा। मिलते रहिए, आप आते रहिए, लेकिन हाँ शर्त है कि पढ़ना है तो पूरी ईमानदारी से पढ़ी, वरना नहीं पढ़िए। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाना ये बहुत अच्छी बात है, मोटिवेटेड रहना सबसे कठिन बात है। इस बात को मानिए आप। बहुत लंबे लंबे भाषण ये वो वगैरह वगैरह ना, बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो, बहुत सारे मोटिवेशन चैनल्स आपने देखा होगा, इसमें नो डाउट। मोटिवेटेड होना बहुत मुश्किल है, मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है। अपने ट्रैक को पकड़ के रखें, क्योंकि आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको नहीं चाहते कि आप पढ़ो। आपको क्यों वो लोग आपके ट्रैक से भटकाना चाहते हैं? मैं नहीं पढ़ने दूंगा आपको। तो मोटिवेशन लेना अच्छी बात है,
मोटिवेटेड रहना बहुत कठिन बात है। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा वीडियो जो भी देख रहा है उसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहो। एक टारगेट सेट कर लो आप कि मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है। बहुत हुआ वास्तव, बहुत हुआ नौटंकी, टाइम नहीं है भाई, आप टाइम नहीं है भाई। नौटंकी करने से कुछ नहीं होने जा रहा, आप कुछ तो करना पड़ेगा। गियर चेंज करो आप, है ना, टाइम आ गया है, गियर बदलने का टाइम आ गया दोस्त, है ना, समय आ गया है गियर चेंज करने का। अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया सम्मान। अब इज्जत पे आप पड़िए। 3-4 महीने के बाद लोग आपसे पूछेंगे क्या हुआ आपका, क्या बताओगे आप? है हिम्मत आपके पास फेस करने का? बहुत डायलॉग सुना आपने, बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो देखा आपने। है हिम्मत? हिम्मत है, फेस करके दिखाओ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।